आज एक और लेक्चर हम लोग करेंगे पैथोलॉजी का, जिसमें हम लोग इन्फ्लामेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले वाले लेक्चर मैंने बहुत कुछ बता चुकी हूँ। अभी इन्फ्लामेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो इन्फ्लामेशन होती क्या है? इन्फ्लामेशन एक तरह की स्वेलिंग है, मतलब स्वेलिंग नहीं, एक पैथोलॉजिकल फीचर है, रिस्पॉन्स है किसी भी इंजरी या फिर किसी भी पैथोजन। हमारे जब कोई भी पैथोजन जब हमारे बॉडी में जाते हैं तो उसका एक रिस्पॉन्स है ये। ठीक है, ये एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, ये कोई ज़्यादा हार्म करने वाली चीज़ नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो लोकल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, हमारे बॉडी के थ्रू एक रिस्पॉन्स दी जाती है जब कोई टिश्यू इंजरी होती है या फिर बॉडी के अंदर टॉक्सिन जाता है या फिर कोई फॉरेन बॉडी जाता है, तब जाके इन्फ्लामेशन होती है। ठीक है, इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ हीलिंग, और हीलिंग और रिपेयरिंग के लिए कहीं भी अगर टिश्यू की रिपेयरिंग करनी हो या पॉलीफरेशन ऑफ टिश्यू होनी हो या फिर हीलिंग होनी हो उनका, तो इन्फ्लामेशन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। सबसे इनिशियल स्टेज है इन्फ्लामेशन। ठीक है, अगर अब इन्फ्लामेशन ना हो तो क्या हो सकता है? वुंड और इन्फेक्शन फेल टू हील, वुंड और इन्फेक्शन जो है वो हील नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू भी डैमेज होंगे, उसमें डिस्ट्रक्शन होगी टिश्यू की अगर इन्फ्लामेशन नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई इंजरी हुई है या फिर कोई फॉरेन बॉडी गया हमारे शरीर के अंदर, तो अगर उस टाइम इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो ये चीज़ होगी कि वुंड और इन्फेक्शन जो भी होगा वो हील नहीं हो पाएगा और डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू होगी। ठीक है, अब इन्फ्लामेशन का टाइप देखते हैं। 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन होता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में देखते हैं। एक्यूट का मतलब ही समझ रहे हो, शॉर्ट टर्म होगा, बहुत ही कम समय के लिए होगा। क्रोनिक जो होगा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होगा, फ्यू मिनट्स टू फ्यू डेज, ये कुछ मिनट के लिए हो सकता है, फिर कुछ घंटे या फिर कुछ दिन के लिए हो सकता है, ये लगभग कुछ मंथ के लिए भी हो सकता है। ठीक है, इसमें मोस्टली न्यूट्रोफिल्स शामिल होते हैं। न्यूट्रोफिल्स में मेनली मोनोसाइट्स, सॉरी हाँ ल्यूकोसाइट्स मेनली इसमें ल्यूकोसाइट्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है इन्वॉल्व रहता है लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेज इन्वॉल्व रहते हैं। फिर इसमें ना इस जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, इसमें ब्लड वेसल्स की भी पॉलीफरेशन होती है, फाइब्रोसिस भी होता है, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेज है जिसमें इंजरी में हमारी ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो जाती है, हमारे टिश्यू का इनर पार्ट भी डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारी टिश्यू पॉलीफरेशन होती है और ब्लड वेसल्स का पॉलीफरेशन होता है। ठीक है, इसमें न्यूट्रोफिल्स शामिल होता है। एक्सक्लूडेशन इसमें क्या होता है कि जो हम आगे बताऊंगी कि प्लाज्मा प्रोटीन और फ्लूइड्स जो रहती है बॉडी की वो बाहर आती है, यानी इंट्रासेलुलर स्पेस में आती है, मतलब सेल के बीच में जो ये स्पेस हुआ, इस स्पेस में ये जो होती है प्लाज्मा प्रोटीन और फ्लूइड आती है ब्लड वेसल से यहाँ पे आती है। ठीक है, अब टर्मिनेशन ऑफ इन्फ्लामेशन देखते हैं कि कब हम समझेंगे कि टर्मिनेट इन्फ्लामेशन अब ख़त्म हो चुकी है, कि जब हम इंजीरियस स्टिमुलस को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो इन्फ्लामेशन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, या फिर कोई भी मेडिएटर है जो इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा है, अगर उसकी डिजेनरेसी हो जाती है, इनहिबिट हो जाता है, तो भी इन्फ्लामेशन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम लोग एक्यूट इन्फ्लामेशन के बारे में फर्स्ट देखेंगे। तो इनिशियल रिएक्शन ऑफ टिश्यू इंजरी, कोई भी इंजरी हो रहा है टिश्यू में तो सबसे इनिशियल स्टेज है, इनिशियल रिएक्शन है। ठीक है, 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, 3 मेजर कंपोनेंट इसका है, जो कि हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट है कि चेंजेज इन कैलिबर ऑफ ब्लड वेसल्स। कैलिबर का मतलब होता है कि जो ये ब्लड वेसल्स नीचे की तरफ आते हैं, वेसल्स को ही कैलिबर बोला गया यहाँ पे, तो वेसल्स के कैलिबर में कोई चेंजेज आ रही है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे कि जहाँ पे भी इंजरी हुई हो, मान लेते ये साइट है जहाँ पे टिश्यू में इंजरी हुई है, तो अब यहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाएगा। फर्स्ट क्या करेगा? ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाएगा। तो ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा, कैसे कर सकता है ब्लड फ्लो इंक्रीज? वैसोडाइलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? वैसोडाइलेशन। ठीक है, वैसोडाइलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से वेसल्स की जो डायमीटर वो इंक्रीज कर जाएगी और जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाएगा टिश्यू साइड पे। ठीक है, फर्स्ट ये है ब्लड वेसल्स में क्या चेंज आ जाए। सेकेंड है कि स्ट्रक्चरल चेंजेज इन माइक्रोवैस्कुलेचर, मतलब अब जो यहाँ टिश्यू है, टिश्यू के पास तो माइक्रो वेसल्स होंगे, मतलब बहुत ही छोटी छोटी वेसल्स होंगी। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर में क्या चेंजेज आती है? ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में क्या चेंजेज आती है? तो यहाँ पे चेंजेज ये आती है कि यहाँ से अब जो है ये जो वेसल्स हुआ और यहाँ पे मान लो टिश्यू है जिसमें इंजरी हुई है। ठीक है, टिश्यू है, इंजरी हुई, तो यहाँ से अब क्या करेगा? प्लाज्मा प्रोटीन लीक करके टिश्यू इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा। फर्स्ट वाला में क्या हो रहा था कि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर रहा था, वैसोडाइलेशन होके। सेकेंड वाला में क्या है कि यहाँ पे जो टिश्यू है,
के बीच का जो स्पेस होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस, वहाँ पे अब ब्लड से प्लाज्मा प्रोटीन और ल्यूकोसाइट लिख करके आएंगे, ठीक है। जिस प्लाज्मा प्रोटीन क्या करेगा, फिम्ब्रिन रहेगा, फिम्ब्रिनोजेन रहेगा जो कि क्लॉटिंग करेगा। ल्यूकोसाइट्स क्या रहेगा, मैक्रोफेजेज की तरह काम करेगा, ये जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको किल करेगा, ठीक है। और जो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होके आया है वो क्या करेगा कि वहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट को बढ़ा देगा, सप्लाई करेगा, ठीक है। थर्ड है इमाइग्रेशन ऑफ न्यूट्रियोफिल्स एक्यूमुलेशन एट द साइट ऑफ इंजरी। अब यहाँ पे न्यूट्रियोफिल्स जो रहेगी, यहाँ से जो प्लाज्मा से निकल के आ रही है ल्यूकोसाइट्स वगैरह, ल्यूकोसाइट्स न्यूट्रियोफिल्स का टाइप है, तो अब वहाँ पे क्या अगर जो टिश्यू साइट है, ठीक है, टिश्यू साइट पे वो इमाइग्रेट करके आएगी, ब्लड वेसल से आएगी, ठीक है, ब्लड वेसल से आ रही है और यहाँ पे आके एक्यूमुलेट करेगी, न्यूट्रोफिल्स एक्यूमुलेट करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे फैगोसाइटोसिस होगा, ठीक है। ये थ्री कंपोनेंट है एक्यूट इन्फ्लामेशन के, ठीक है। अब इसके कॉजेज क्या है, बैक्टीरियल हो सकती है, वायरल हो सकती है, कोई भी इंजरी हो सकता है बॉडी में, या फिर कोई पैथोजेंस हमारे बॉडी के अंदर चला जाए तो भी हो सकता है। फिजिकल इंजरी हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, या फिर कोई रेडिएशन से हमारा एक्सपोजर हुआ, हीट कोल्ड से एक्सपोजर हुआ तो भी हो सकता है। इंजरी ड्यू टू केमिकल्स, कोई केमिकल्स के थ्रू हुआ है, अल्कलीन एसिड अटैक वगैरह जो होती है उसमें भी इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है। ड्यू टू टिश्यू नेक्रोसिस, इस्टीमिया या फिर मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो जाता है, एमआई हो जाता है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, तो उसमें भी टिश्यू नेक्रोसिस होती है और जहाँ पे टिश्यू का नेक्रोसिस होता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है। ये कॉजेज हैं इनके, ये चीज़ बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। अब कार्डिनल साइन, इनके साइन और सिम्टम्स क्या है कि इन्फ्लामेशन हुई है तो क्या क्या चीज़ होगी, और कहीं भी हमारे बॉडी में चोट लगती है वहाँ पे अगर आसपास इन्फ्लामेशन होती है तो क्या होता है, सबसे फर्स्ट कि वहाँ स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाती है, पेन होता है, वहाँ पे वहाँ का बॉडी टच करेंगे तो हमें वार्म महसूस होगा, गर्म महसूस होता है। ये सोच के देखिए अगर कहीं आपको चोट लगती है, आप गिरते पड़ते हो, चोट लगती है, क्या वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाता है, पेन होता है, वहाँ की टेम्परेचर हाई हो जाती है और लॉस ऑफ फंक्शन, वहाँ पे फंक्शन जो होती है लॉस कर जाती है, कुछ समय के लिए फंक्शन लॉस कर जाती है, ठीक है। तो स्वेलिंग, ये नाम याद रखिएगा, स्वेलिंग जो होती है ट्यूमर बोलते हैं, रेडनेस को रोबोर बोलते हैं, पेन को डॉलर बोलते हैं, हीट को कॉलर बोलते हैं और लॉस ऑफ फंक्शन को फंक्सियस लेसिया बोलते हैं, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, ST R² PD ऐसे करके शॉर्ट नेम्स बना के आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्यूट इन्फ्लामेशन का। तो पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या आती है एक्यूट इन्फ्लामेशन में, तो हम लोग पहले देखिए कि वेसल्स में वैसोडाइलेशन हो जा रहा है, उसके मैस्कुलेचर में स्ट्रक्चरल चेंजेज हो रहा है जिसकी वजह से लीकेज वहाँ से कर रहा है लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लाज्मा प्रोटीन का। तो और क्या क्या चेंजेज होती है, फर्स्ट हमारे वेसल्स में चेंजेज होगी और सेकेंड हमारे सेल्स में चेंजेज होगी, ठीक है। तो वेसल्स में क्या क्या चेंजेज, फर्स्ट वैसोडाइलेशन होगा, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ माइक्रोवैस्कुलेचर। अब यहाँ पे जो वेसल्स है उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी ताकि वो बाहर अंदर से बाहर आ सके, टिश्यू फ्लूइड में आ सके, ठीक है। जो प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह है, फ्लूइड लॉस होगा क्योंकि अब यहाँ फ्लूइड बाहर आ रहा है, फ्लूइड का लॉस होगा, फ्लूइड का लॉस होगा तो वेस्कुलर स्टैटिस होगी। अब फ्लूइड का एक लिमिट टाइम तक ही ना वो फ्लूइड को बाहर निकालेगा, ठीक है, कुछ समय के बाद तो वो वेस्कुलर स्टैटिस हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाता है जो ब्लड सर्कुलेशन है। वो ऐसा नहीं है कि हमेशा टिश्यू इंजरी साइट पे हमेशा ही ब्लड सर्कुलेशन हाई रहेगा, कुछ समय के बाद वहाँ ब्लड सर्कुलेशन स्लो भी हो जाता है जब वो टिश्यू लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा ही प्लाज्मा प्रोटीन फ्लूइड्स वगैरह बाहर निकल जाते हैं, तो उसके बाद वेसल्स में जो ब्लड फ्लो है वो स्लो भी हो जाता है, ठीक है। अब सेलुलर साइड पे क्या क्या होता है, एक्स्ट्रा वैकेशंस ऑफ न्यूट्रोफिल्स, वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है न्यूट्रोफिल्स का, मैंने जो बताया। फैगोसाइटोसिस होगी, अब न्यूट्रोफिल्स जो है वो फॉरेन बॉडी को इनगल्फ करेंगे तो फैगोसाइटोसिस होगी वहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग 1 बाय 1 अब देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे वैसोडाइलेशन, ठीक है। तो मैं आप लोग को बहुत ईजी वे में समझाने वाली हूँ, ठीक है। वैसोडाइलेशन, डायलेशन ऑफ वेसल्स, वेसल्स में क्या होगी, डायलेशन हो जाएगी, वेसल्स का जो डायमीटर है, ये वेसल्स हो गया, इसकी जो ये डायमीटर है वो डायमीटर अब इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, उसका डायमीटर ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कहाँ से शुरू होता है, आर्टियोल से, सबसे फर्स्ट आर्टियोल्स, क्योंकि आर्टियोल्स ही टिश्यू के पास होते हैं ना, मेजर आर्टरी नहीं होती, माइनर आर्टरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टियोल्स बोलते हैं। आर्टियोल्स में होगी, वहाँ से जो यहाँ से ये वेन जाती है, वेन में भी क्या हो जाएगी, इसमें भी वैसोडाइलेशन हो जाएगी, ये आर्टरी में भी हो जाएगी, आर्टियोल्स में होती है, वेन्यूल्स में होती है, यहाँ पे जो बीच में कैपिलरी रहेगी, कैपिलरी में भी होगी,
ठीक है। ये टिश्यू के बीच में जो कैपिलरी रहेंगी यहाँ भी होगी वैसोडाइलेशन। इससे क्या होगा कि इंक्रीज कर जाएगा वैस्कुलर फ्लो टुवर्ड्स इंजरी की तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और इंक्रीज कर जाने से क्या होता था, ब्लड फ्लो जब इंक्रीज कर जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का सप्लाई होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होगा इसकी वजह से, जहाँ पे हील करने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अब वहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि वैसोडाइलेशन हुआ है, तो उसका ये है कि वहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाएगा, वार्मथ हो जाएगी और रेडनेस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि वैसोडाइलेशन हुई है, ठीक है। अब इंक्रीज परमिबिलिटी ऑफ माइक्रोवैस्कुलेचर, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, और ये टिश्यू है, ठीक है। और ये टिश्यू के बीच में जो स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस है, क्या है, इंटरस्टिशियम है, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। अब यहाँ से प्रोटीन और फ्लूइड जो है यहाँ से लीक करके कहाँ जा रही है, टिश्यू के साइड पे जा रही है, जहाँ इंजरी हुई है वहाँ पे जा रही है, वहाँ के टिश्यू फ्लूइड में जा रही है, ये जो यहाँ पे फ्लूइड है इसमें जा रही है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन में क्या आती है, प्लाज्मा प्रोटीन में आती है फिब्रिनोजेन, जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करेगी। क्या चीज़ में हेल्प करेगी, क्लॉटिंग में हेल्प करती है, ठीक है। और जब इसकी परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी तो यहाँ से और क्या चीज़ें आएगी, ल्यूकोसाइट्स वगैरह आ सकती है बाहर, ठीक है। एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस कॉज एडेमा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब फ्लूइड में ये सारे जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसमें अगर फ्लूइड आती है वेसल से, उसमें कुछ प्रोटीन्स आते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, एडिमा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल स्वेलिंग। अब देख रहे हो ये कैसे हो रहा है, पहले वाले में रेडनेस और वार्मथ, वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज कर गया और रेडनेस हो गया, ठीक है। अभी जो हम लोग साइन और सिम्टम्स देख रहे थे इसके, ठीक है। और दूसरे वाले केस में जब उसकी परमिबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो क्या हो रहा है, स्वेलिंग हो जा रहा है, ठीक है। अब थर्ड है कि लॉस ऑफ फ्लूइड, अगर ड्यू टू लॉस, बहुत ज़्यादा अगर फ्लूइड की लॉस हो रही है टिश्यू साइड वेसल से टिश्यू साइड पे जब जा रही है फ्लूइड जा रही है, तो लॉस ऑफ फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे, जिसकी वजह से होगा कि ब्लड का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से फ्लूइड बाहर आ रहा है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। और विस्कोसिटी आप लोग जानते हो कि फ्रिक्शन बिटवीन फ्लूइड्स के बीच का फ्रिक्शन बिटवीन फ्लूइड्स के बीच में, फ्लूइड्स लेयर जो होती है उसके बीच में जो फ्रिक्शन रहता है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। तो अब क्या होगा कि जब बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाएगी तो वहाँ पे सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे स्लोइंग ऑफ ब्लड फ्लो का सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा, जिससे हम लोग बोलते हैं माइक्रोवैस्कुलर स्टैटिस, ठीक है। स्टैटिस का मतलब होता है रुक जाना, स्लो डाउन होना, ठीक है। अब वैस्कुलर स्टैटिस क्या होगी, अब यहाँ पे क्या होगा कि ब्लड वेसल्स में अब ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज कर गई, ठीक है, डिक्रीज कर गई ब्लड फ्लो, तो जिसकी वजह से होगा कि यहाँ पे जो ये साइड में ल्यूकोसाइट्स क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ल्यूकोसाइट क्या होगा, स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, ड्यू टू वैस्कुलर स्टैटिस हो जाने की वजह से, क्योंकि ये जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं कि बहुत हाई फ्लो जब होती है तो बहुत एक जगह से दूसरे जगह सर्कुलेट होते रहते हैं, लेकिन जैसे ही स्लो डाउन होता है वहाँ पे ब्लड फ्लो का, तो वो स्टिक कर जाते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ ब्लड वेसल का मेम्ब्रेन है, ठीक है, वहाँ पे स्टिक कर जाते हैं, एपिथेलियम मेम्ब्रेन पे स्टिक कर जाते हैं, लीडिंग टू स्टिकिंग ऑफ ल्यूकोसाइट्स, वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स स्टिक कर जाती है, चिपक जाती है। अब उसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू वैस्कुलर इंडोथेलियम, अब वैस्कुलर इंडोथेलियम यहाँ पे जो वेसल्स थी यहाँ पे चिपक जाती है सारी ल्यूकोसाइट्स। अब यहाँ क्या होगा, कॉज ल्यूकोसाइट्स माइग्रेशन। अब यहाँ से जो देखिए, एक मिनट आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पे ये ब्लड वेसल, ठीक है, इसका ये एपिथेलियल सेल, सॉरी इंडोथेलियल सेल है, तो यहाँ पे अगर चिपक जाती है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, तो ल्यूकोसाइट्स क्या करेगा, ये माइग्रेट करके पहले तो इसमें आएगा ल्यूकोसाइट्स, ये इंडोथेलियल सेल में, ठीक है, इंडोथेलियल सेल में आएगा, फिर उसको माइग्रेट करके बाहर टिश्यू के बीच में जाएगा, यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ल्यूकोसाइटिक माइग्रेशन होता है कि यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स जो होती है यहाँ से माइग्रेट कर रही है, ठीक है। अब सेलुलर इवेंट में, अब सेल में क्या क्या चेंजेज आती है, तो एक्स्ट्रावेकेशन ऑफ न्यूट्रियोफिल्स और फैगोसाइटोसिस होता है, ठीक है। एक्स्ट्रावेकेशन में क्या हो जाता है कि न्यूट्रियोफिल्स जो होती है वो देखिए यहाँ पे सेम मैंने जो बताया, माइग्रेशन होती है,
ठीक है। ल्यूकोसाइट्स जो था, ल्यूकोसाइट्स वहाँ स्टिक कर जाती है और फिर उसका क्या होता है, ये माइग्रेशन होती है। तो एक्स्ट्रा वैकेशन वो माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स फ्रॉम वैस्कुलर ल्यूमेन टू द इंटरस्टिशियल, वैस्कुलर ल्यूमेन से वो कहाँ आ रही है, इंटरस्टिशियल स्पेस में, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा वैकेशंस। ठीक है। अब इसमें सीक्वेंस है, अब एक्स्ट्रा वैकेशन में कई सारी सीक्वेंस है, मतलब ये कैसे होता है, ठीक है, इसी का पार्ट्स है। तो पहले तो माइग्रेशन करेगा, फिर रोलिंग एडेशन करेगा, डायपेडेसिस होगी, कीमोटैक्सिस होगी। ठीक है, ये चारों टर्म के बारे में समझेंगे। तो माइग्रेशन क्या हो रहा है ड्यूरिंग वैस्कुलर स्टैटिस। वैस्कुलर स्टैटिस मैंने बताया था कि अब ब्लड फ्लो यहाँ पे क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। ठीक है, जब ब्लड फ्लो डिक्रीज कर गई तो यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स क्या हो रहा था, स्टिक हो रहा था। ठीक है, और ल्यूकोसाइट स्टिक हो जा रहा था इंडोथीलियम को, इंडोथीलियल सेल्स से। ये जो इंडोथीलियल सेल्स है इसी को हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है, तो पहले माइग्रेट करके यानी पहले यहाँ पे स्टिक किया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ल्यूकोसाइट्स फ्लो करते रहता है ब्लड में, पूरे सेंट्रल ल्यूमेन यहाँ पे कॉलम, जो सेंट्रल कॉलम है इसमें ब्लड फ्लो में ये अपना सर्कुलेशन करते रहते हैं, सर्कुलेशन में रहता है। लेकिन जैसे ही कोई वैस्कुलर स्टैटिस हो रही है, अगर ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो डिक्रीज करता है तो वहाँ पे ल्यूकोसाइट स्टिकिंग हो जाती है, ल्यूकोसाइट वहाँ चिपक जाता है, जिसके उसके बाद क्या होता है, रोलिंग और एडेशन होती है। यहाँ पे अब क्या होगा कि ये यहाँ पे जो इंडोथीलियल सेल है, ठीक है, इंडोथीलियल सेल है, यहाँ पे तो ये चिपका हुआ था, अब ये रोल करते करते ये अंदर की तरफ रोलिंग, इससे एक मतलब चिपक जाएगा, बहुत ही एडहेसिव टाइप, मतलब ट्रांजिशेंट बॉन्ड एक तरह से बना लेगा उसके साथ, वेसल्स के साथ। ठीक है, और वहाँ से वो रोल करके अंदर जाएगा, पहले इंडोथीलियल सेल में जाएगा। ठीक है, अब डायपेडेसिस क्या होती है, आप लोगों ने एमीबा के बारे में सुना होगा कि एमीबा अपनी शेप चेंज करके और कहीं भी पास कर जाता है, कहीं भी कम सरफेस एरिया है वहाँ भी वो पास कर जाता है। तो ठीक उसी तरह ये ल्यूकोसाइट्स भी है, पहले वो वहाँ से डायपेडेसिस करते हुए वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट फ्रॉम इंडोथीलियल सेल्स टू द इंटरस्टिशियल टिश्यू, यहाँ पे पहले आए इंडोथीलियल सेल्स में और यहाँ से अब क्या करेंगे, माइग्रेट करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं डायपेडेसिस। कीमोटैक्सिस क्या, कीमोटैक्सिस ये चीज़ हो गया ना कि लाइक केमिकल ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। ऐसे ही कोई भी चीज़ इधर से उधर पास नहीं होता हमारे बॉडी में, कहीं ना कहीं वो प्रेशर ग्रेडियंट, केमिकल ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। तो ठीक उसी तरह ये केमिकल ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, यानी अगर ब्लड में बहुत ज़्यादा ही कोई केमिकल है या फिर ल्यूकोसाइट्स है, तो अगर टिश्यू फ्लूइड्स के पास नहीं है तो वहाँ से ये माइग्रेट करके आएगा। ठीक है, तो कीमोटैक्सिस का एक बहुत ही बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। ठीक है, ल्यूकोसाइट माइग्रेट टू इंजरी साइट, कीमोटैक्सिस। अब यहाँ पे अगर टिश्यू के पास आएगा तो मान लेते हैं अगर यहाँ इंजरी है तो फिर ये माइग्रेट करके यहाँ आएगी, क्योंकि यहाँ पे इस केमिकल का कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे ज़रूरत है तो वो केमिकल यहाँ पे आएगी। ठीक है, केमिकल ग्रेडियंट बनाता है ये कीमोटैक्सिस। ठीक है, अब नोट में एक बार देख लेते हैं, न्यूट्रियोफिल्स इन्फिल्ट्रेशन ल्यूकोसाइट्स ड्यू टू 24। अब अगर कोई भी इन्फ्लामेशन हो रही है तो वहाँ पे सबसे पहले न्यूट्रियोफिल्स इन्फिल्ट्रेशन होगी, जहाँ पे ल्यूकोसाइट्स जो होगा वो ब्लड वेसल से टिश्यू साइट पे आएगा। ठीक है, ये 24 घंटे के अंदर होगी, लेकिन वही 24 से 48 घंटे के बाद वहाँ पे मोनोसाइट्स आ जाते हैं। ठीक है, पहले ल्यूकोसाइट्स आएंगे 24 घंटे के अंदर, फिर उसके बाद वहाँ पे मोनोसाइट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ इनगल्फमेंट। इसमें फैगोसाइटोसिस हम लोग जानते हैं कि कोई भी हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो न्यूट्रोफिल्स होगा, WBC होगा, ल्यूकोसाइट्स हो गया, तो ये इनगल्फ कर लेते हैं कोई भी फॉरेन पार्टिकल को। ठीक है, तो 2 टाइप्स ऑफ फैगोसाइटोसिस है, मोनोसाइट्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, 3 डिस्टिंक्ट स्टेप्स है फैगोसाइटोसिस के। पहला है रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट। फर्स्ट क्या है कि जो भी हमारे न्यूट्रियोफिल्स है, मोनोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स है, वो सबसे पहले फॉरेन बॉडी को रिकॉग्नाइज करेगा, उसके साथ अटैच करेगा, तब जाके उसको किल करता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या होती है कि जो भी हमारी ये फॉरेन बॉडी है, ठीक है, हमारा ये थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा, ये जो हमारा फॉरेन बॉडी है, तो ये सबसे फर्स्ट क्या होगा कि इसके साथ ये ल्यूकोसाइट जो है अटैच होगा। ठीक है, रिसेप्टर्स है। ठीक है, तो उसके बाहर एक लेयर बन जाती है, हमारे जो सीरम एक प्रोटीन होती है, एक फैक्टर होती है, सीरम फैक्टर अस्पोनिन्स। ठीक है, उसके बाहर माइक्रोब्स के बाहर वो एक लेयर बना लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ल्यूकोसाइट इजीली उसके साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, तो इंजेस्टेड बाय ल्यूकोसाइट्स नेचुरली ऑकरिंग फैक्टर सीरम, इसमें एक ऑप्शन होती है जो कि एक नेचुरली फैक्टर है जो कि हमारे सीरम में प्रेजेंट होता है।
ऑप्शन हेल्प करता है रिकॉग्निशन ऑफ फैगोसाइटोसिस सेल। फैगोसाइटोटिक सेल जो है, जो जैसे ल्यूकोसाइट मोनोसाइट्स है, उसको हेल्प करता है रिकॉग्निशन में। ठीक है, हमारा जो ल्यूकोसाइट्स है बहुत ईजिली आसानी से उसको रिकॉग्नाइज कर पाता है बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स हैज ए रिसेप्टर। ल्यूकोसाइट्स के पास रिसेप्टर होते हैं जो कि ये जो फैक्टर है उससे बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है एफसी फ्रैगमेंट आईजी, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है। ठीक है, इनगल्फमेंट कैसे होती है, तो इसमें क्या होगा कि सबसे फर्स्ट क्या हो जाता है, ल्यूकोसाइट जो होता है स्यूडोपोड्स बनाता है। ठीक है, स्यूडोपोड्स बनाता है, वहाँ से वो इसको यहाँ पे रिसेप्टर से उसे अटैच करता है। रिसेप्टर से अटैच करने के बाद उसको अंदर ले जाता है। ठीक है, बॉडी उसका अपना न्यूट्रोफिल्स के अंदर ले जाएगा, फिर वहाँ पे एक फैगमोसोम्स बनाता है। ठीक है, यहाँ पे लाइसोसोम्स भी रहते हैं। तो जो मेम्ब्रेन होती है फैगमोसोम्स और लाइसोसोम्स के जो मेम्ब्रेन रहती है वो फ्यूज करते हैं, उसके बाद बनाते हैं फैगो लाइसोसोम्स बनाते हैं। ठीक है, और ये हेल्प करता है, लाइसोसोम का जो इंजाइम रहता है वो डिग्रेडेशन में हेल्प करता है, इसको माइक्रोब्स को किल करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट है किलिंग एंड डिग्रेडेशन। तो किलिंग हम कैसे करते हैं, ऑक्सीजन डिपेंडेंट बैक्टीरियासाइडल मैकेनिज्म, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट बैक्टीरियासाइडल मैकेनिज्म। इसमें ऑक्सीजन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एक एंजाइम के रूप में रिलीज होता है न्यूट्रोफिल से। ठीक है, वो इसको किल करता है, फिर उस वहाँ पे जो लाइसोजाइम एंजाइम रहते हैं वो डिग्रेड कर देते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ बैक्टीरिया करते हैं। ठीक है, तो ये रहा एक्यूट इन्फ्लामेशन के बारे में। तो अगर आपको ये लेक्चर और नोट्स अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और आगे मैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन के बारे में बताऊंगी और थोड़ा सा इफेक्ट ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन है, उसके रिजल्ट है, उसके बारे में अब नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया। तो थैंक यू।